स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। आप में से बहुत सारे छात्र बार बार कमेंट करके फ़ोन करके ये बोल रहे थे कि मैम जो यूपीएसआई में एग्ज़ाम आ रहा है उसको एक बार आप उसकी व्याख्या कर दीजिए, हमें बता दीजिए कि किस तरह से आगे तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ऐसे भी आपने यूट्यूब से देखा होगा, बाकी और सबने भी बताया है कि इन परीक्षाओं में आपकी हिंदी उतनी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, आप उसे बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी अगर आपने हिंदी को एक बार भी पढ़ा है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं। अब यहाँ मैं आज इस क्लास में आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैसे 12 नवंबर को या 13 नवंबर को या 14, 15 इन सारे डेट में जो एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले दिनों में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो हमारे प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा में उन प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना कम होती है। ऐसा नहीं होता है कि जो प्रश्न आपका एक बार आ चुका है तो आप उन्हीं को रटना शुरू कर दें, तो ये भी गलत तरीका होता है। या अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी छात्र अगर आपको ये बता रहा है कि ये मेरे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे और तू इनको याद कर ले और तेरा हो जाएगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपको कैसे करना है, आने वाले एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसकी आपको तैयारी करनी है, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ उन प्रश्नों के माध्यम से जो प्रश्न 12 नवंबर को आए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, हमको इतना तो पता है कि हमारी परीक्षा में 40 प्रश्न हमारे आ रहे हैं हिंदी के अंदर। तो यहाँ पे अब जब हमारे 40 प्रश्न आते हैं तो ये पोर्शन हमारा बटा होता है एक शब्दावली और एक व्याकरण में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्दावली के अंदर कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अगर हम अपने परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो शब्दावली हमारा 40% होता है। तो आप इतना जान लीजिए कि अगर आपके 40 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं तो करीब करीब आपके 17-18 या 16-17-18 प्रश्न आपके शब्दावली से होते हैं। कई बार 20 प्रश्न भी हो जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 15 से 20 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे केवल शब्दावली के होते हैं। अब शब्दावली में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जैसे 12 नवंबर को जो आपके 3 सेट हुए उसमें जो आपके प्रश्न आए वो कुछ इस तरह से रहे। जो छात्रों ने भेजे हैं क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पे के लगभग इस तरह से प्रश्न पूछा है, तो उन्हीं सारी चीज़ों से देख रहे हैं कि जैसे प्रश्न आया मुहावरे के अंदर, अगर हम देखें यानी हम ये कह सकते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति इन दोनों से प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पॉइंट करना है कि हमें मुहावरे और लोकोक्ति पे फोकस करना है, और इसमें भी इनके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर, क्योंकि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन ही आए हैं। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे जो मार्केट में आपको कुछ बुक्स मिली हैं जिनमें केवल प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ से आप उन बुक्स पे फोकस कर सकते हैं केवल प्रीवियस क्वेश्चन पर। तो जैसे दिया है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, अलादीन का चिराग और सिर पर सवार होना, ये 3-4 आपके मुहावरे आए हैं लोगों के जिन्होंने याद करके बताया कि ऐसे ऐसे आए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आए होंगे, क्योंकि आप जान सकते हैं कि एक दिन में 3 सीट है, 3 शिफ्ट हैं, और 3 शिफ्ट में आपके 40-40-40 यानी 120 क्वेश्चंस आपके हिंदी के आ चुके हैं। तो 120 क्वेश्चन के पूरे तो मार्केट में नहीं आए हैं, ना देखने को मिले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुहावरे से इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। अब हम देख सकते हैं, मान लो दिया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, मतलब हम इसका भावार्थ इसने पूछा होगा हमसे कि इसका भावार्थ बताइए कि कोई भी काम जब हम होता है तो वो एक ही पक्ष उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो अलग अलग इसका, अब वो उसका ऑप्शन क्या था ये तो तभी पता चलेगा जब परीक्षा जब आपके प्रश्न आएंगे बाहर। अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग होने का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाना जो बहुत ताकतवर हो, जिससे आप अपनी मनचाही चीज़ें पूरी कर सकते हैं। तो इस तरह का भाव, अब आपके ऑप्शन में क्या भाव इसका भाव दिया था वो तब पता चलेगा। सिर पर सवार होना मतलब किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, कोई भी काम करवाना है एकदम से कि बस उसके सिर पे सवार, कहते हैं ना, अरे तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम जाके उसके सिर पे सवार हो जाओ, मतलब उसके पीछे पड़ जाओ तो वो काम करेगा ही करेगा। तो इस तरह से ये आपके मुहावरे से प्रश्न आता है।
वर्तनी से जो देखने को मिला, कुछ लोगों ने बताया कि आशीर्वाद की वर्तनी पूछी गई थी, कुछ लोगों ने कहा उज्जवल की वर्तनी पूछी गई। तो आप लोगों को याद होगा जब मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है तो मैंने हमेशा आपको बहुत सारे शब्दों के बारे में बोला है कि जैसे आशीर्वाद है, उज्जवल है, कवित्री है, जैसे अनुगृहीत है, ये इस तरह के शब्द, या आध्यात्मिक, व्यावहारिक, ये इस तरह के शब्द आपको याद रखने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। तो उन्हीं में से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, और जिन्होंने इसका अभ्यास किया है सही करा होगा। और आने वाले जो छात्र हैं, अब ये देखें कि आशीर्वाद की एक बार पूछ ली गई तो आप तैयार रहिए। जैसे कवित्री आ सकता है दोबारा से, या फिर उज्जवल आ सकता है, या और भी बहुत सारे शब्द मैंने बताए हैं। आपने अगर मेरी शब्दावली की बुक ली है तो आप लोग पहला, दूसरा, तीसरा जो 3 सेट आपके वर्तनी के दिए हुए हैं उनको पूरा रट जाइए, उन्हीं में से आपको प्रश्न मिल जाएगा। घोटक शब्द का तद्भव पूछा है तो हमें पता चलता है कि तत्सम तद्भव शब्द से भी इसमें हमारे प्रश्न आए हैं। तो इसमें भी आपको शब्दावली के पहले, दूसरे, तीसरे सेट कर लेने हैं, वो हमने अभ्यास कराया भी है कैसे करना है। पर्यायवाची की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि आकाश का पर्यायवाची, इंद्र का पर्यायवाची, आम का पर्यायवाची, खर, खर दुष्ट को कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को ना, बगीचा का पर्यायवाची। तो ये 3, 4, 5 नाम निकल के आए हैं। और अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से फोकस किया है तो आपको पता चलता होगा कि ये सब के सब हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, यानी बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं। तो आपको क्या करना है, इसी तरह से अब इसके साथ आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे शब्द, जैसे सूर्य का पर्यायवाची देख लीजिए, यमुना का पर्यायवाची देख लीजिए आने वाले एग्जाम के लिए। इसमें जैसे कमल का पर्यायवाची, सागर, समुद्र का पर्यायवाची, इन सारे पर्यायवाची को आप फोकस कर लीजिए तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। उसके बाद जैसे विलोम की बात करें तो विलोम में आया कि जंगम का विलोम आपको बताना है। तो आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाते समय हमेशा याद दिया, और जब भी विलोम की बात होती थी तो मैं आपको बोलती थी कि जंगम का विलोम आपको स्थावर, स्थावर का विलोम जंगम आपको याद रखना है। जैसे इसके साथ में बताती थी 3, 4 जोड़े में आपको हमेशा इसके बारे में बताती रही हूँ कि जैसे आमिष का विलोम निरामिष, या सामिस का विलोम निरामिष, या आमिष और सामिस एक दूसरे के पर्यायवाची, या इसके साथ जैसे ये शब्द आते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पूछ लिया जाता है कि जो मांस खाने वाला है उसको क्या कहेंगे, तो सामिस कहेंगे, आमिष कहेंगे, या जो मांस नहीं खाने वाला है उसको क्या कहेंगे, तो निरामिष कहेंगे। तो कहने का मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब जैसे मान लो एक इसमें क्या आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि जैसे जंगम शब्द आपका पूछ लिया गया यहाँ पर विलोम की जंगम, तो अब हो सकता है कि आने वाले सेट में अगर जंगम से प्रश्न बना तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बन सकता है। जैसे कि जिस वस्तु को या जिस चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सके, या जो वस्तु चलायमान अवस्था में होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जंगम कहते हैं। अब आपको इसका अर्थ पता चलता है कि जंगम का अर्थ क्या होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सके उसे जंगम कहते हैं। और स्थावर क्या होता है, स्थावर होता है वह वस्तु, वह चीज़ कि जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान न ले जाया जा सके उसे स्थावर कहते हैं। तो स्थावर शब्द को आप स्थित से याद रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं, इसके इर्द गिर्द जो भी प्रश्न हैं। जैसे सरल का विलोम पूछा गया तो सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखिए तो हमें पता चलता है कि विलोम शब्द से भी हमारी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जैसे दिया है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया यहाँ पे हमारा दोपहर के बाद का समय, तो ऐसे कि दोपहर के बाद का समय है अपराह्न हो गया। तो देखो हमको याद रखना है कि हमारी परीक्षा में अनेक शब्दों से एक शब्द के लिए पूछा गया, और ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बहुत बार आपकी परीक्षा में पहले आ चुका है। तो आपको ये फोकस करना है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी हमें याद करना है, तैयारी करनी है, तो उनकी भी प्रैक्टिस करिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर व्याकरण की, कि व्याकरण से किस तरह से हमारी परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। तो हमने देखा कि शब्दावली में हमने 15 से 20 क्वेश्चन के लिए तैयारी करी। अब बचता है हमारे पास, यदि हम कह सकते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन हमारे पास बच गए। अब हमें उनके लिए देखना है, और वो सारे हमारे कहाँ से आएंगे। तो 20 से 25 की बात करें तो उसमें लगभग आप फिर 15 से 20 क्वेश्चन ले लीजिए व्याकरण से, और 5, 6, 7 क्वेश्चन आप रख लीजिए हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों के लिए। तो हम
हम यहाँ कह सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में फिर हमारा व्याकरण आता है, जिसमें जैसे आपकी इस परीक्षाओं में पूछा गया कि अल्पविराम कि आपको अल्पविराम बताना है, तो अल्पविराम का चिन्ह दिया होगा। अब सही से प्रश्न क्या था ये तो हमें तभी पता चलेगा, क्योंकि पता नहीं चलता है दूसरों के माध्यम से, क्योंकि छात्रों को सब कुछ याद नहीं रहता है। 200 क्वेश्चन होते हैं आपके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, या तो उन्होंने पूछा होगा कि अल्पविराम का चिन्ह कैसे होता है, क्योंकि मोस्टली यही प्रश्न होता है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे आपको याद हो, जब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है विराम चिन्ह, तो मैं आपको 3 नाम बताती हूँ कि अल्पविराम, उपविराम और अर्धविराम। मैं यहाँ पे आपको चिन्ह बताती हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी आपने पढ़ा होगा विराम चिन्ह पढ़ा है, तो आपको कहा है कि आपका एक आता है उपविराम, इसके साथ आता है अर्धविराम, और फिर आपका आता है ये अल्पविराम। अब हम यहाँ पे इसमें इसको क्या लगाएं, बार बार बीच में चिन्ह ही लगाया जा रहा है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं ये हमारा हो गया उपविराम, ये हो गया हमारा अर्धविराम, और ये हो गया हमारा अल्पविराम। तो ये तीनों एक जैसे, बोलने में एक जैसे हमें लगते हैं, तो परीक्षा में हमसे इनके चिन्ह के बारे में ही पूछा जाता है। तो हो सकता है कि अगले वाले सेट में अर्धविराम के बारे में पूछ ले या उपविराम के बारे में पूछ ले, तो आपको उस तरह से याद रखना है। या अगर इनके बारे में ना पूछे तो आपको और विराम चिन्ह पे ध्यान देना है जो हमारे विराम चिन्ह में महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर हम अल्पविराम के बाद दूसरे महत्वपूर्ण विराम चिन्ह की बात करें, तो उसमें हमारा योजक चिन्ह आ जाता है। वो योजक चिन्ह के बारे में पूछ सकता है, हंस पद के बारे में पूछ सकता है, वो निर्देशक चिन्ह के बारे में पूछ सकता है, अवतरण चिन्ह जिसे हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं उसके बारे में पूछ सकता है। तो कहने का मतलब है कि विराम चिन्ह हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हमें विराम चिन्ह को भी यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ जैसे अगर देखें कि अभी तक के छात्रों ने ये नहीं बताया कि वर्णमाला से कुछ क्वेश्चन आए हैं, तो 1-2 छात्र ने कहा है कि हाँ वर्णमाला से क्वेश्चन था, तो उन्होंने कहा केवल वर्णमाला से क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या था ये वाली चीज़ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्णमाला को छोड़ देंगे, तो वर्णमाला में भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे बात करें संधि के लिए, एक शब्द आया कि सच्चरित्र। सच्चरित्र शब्द में संधि बतानी है। अब इसमें संधि तो एक बार पूछ ली, आपको पता है ये व्यंजन संधि है, लेकिन इससे अगर यही क्वेश्चन अगर रिपीट होने वाली संभावना हुई, तो इस बार वो कह सकता है कि सच्चरित्र में उपसर्ग क्या है, तो आप इसे कह सकते हैं कि सत प्लस चरित्र, ये आपका इससे बना है शब्द, तो सत ये उपसर्ग है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न इस तरह से बन जाता है। और एग्जामिनर अक्सर इस तरह के ही प्रश्न लेता है कि अगर एक सेट में रख दिए, जब जिसके सेट अलग अलग होते हैं, तो वो एक टॉपिक को ही 3-4 बना के उसी के आसपास बना के वो प्रश्न रखता है। तो आप इस पर फोकस करिए कि इस शब्द में और दूसरा कौन सा प्रश्न हो सकता है जो हमारी परीक्षा में आएगा। जैसे शब्द दिया घास फूस में समास बताना है और आजीवन में समास बताना है, तो आप देख सकते हैं कि घास फूस में जो समास रहेगा वो हमारा द्वंद्व समास हो गया, और आजीवन में समास यहाँ पे जैसे पूछा है तो ये हमारा इसमें अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि समास से प्रश्न आ रहा है। जैसे एक शब्द किसी छात्र ने बताया था कि बैलगाड़ी भी पूछा था, बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास का भेद पूछा था। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि आपको समास पे फोकस करना है। तो समास तो आप लोगों को पता है 6 प्रकार का समास है और 6 सेकंड का है, आप सभी लोग अच्छे से कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम समास में इस चीज़ को देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें पार्ट 2 की तरफ अगर बढ़े, जो हमारा पद के भेद है, पद के भेद में हमारी वहाँ से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो जैसे प्रश्न आया कि नेपोलियन में संज्ञा बताना है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे छात्र ने डाउट पूछा था कि मैम यहाँ पे हमें व्यक्तिवाचक बताना है या हम इसका आंसर जातिवाचक देंगे। तो अब सिचुएशन क्या है कि छात्र ने कहा कि नेपोलियन में संज्ञा पूछी थी। अब नेपोलियन में, अब देखो इसका आंसर ना क्वेश्चन पे निर्भर करता है कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। मान लो अगर उसने ऐसे ही शब्द देकर पूछा कि नेपोलियन शब्द में आपको बताना है संज्ञा क्या है, तो अगर ऐसे दे दिया तो जैसे ही आप नेपोलियन शब्द को अपने सामने रखते हैं, एकदम पहली बार देखते हैं, तो आपके दिमाग में उस नेपोलियन के छवि जाती है जो संसार में सबसे पहले था, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के लिए। तो जब व्यक्ति विशेष के लिए होती है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर
इसको इस तरह से वाक्य में दिया कि वर्तमान समय में भी नेपोलियन की भीड़ है, या वर्तमान समय में भी हर जगह एक ना एक नेपोलियन मिल जाता है। इस तरह का अगर कुछ वाक्य प्रयोग करके उसमें संज्ञा पूछी जाएगी तब ये जातिवाचक में आ जाएगा। तो ऐसे छात्र ने क्वेश्चन किया था कि मैम इसमें जातिवाचक बता रहे हैं कुछ लोग, क्या होगा क्या नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ें तो तभी डिसाइड होंगी जब आपका क्वेश्चन बाहर आएगा कि रियल में क्वेश्चन क्या है और ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपका मुद्दा ये नहीं है, इन सब में उलझना ही नहीं है। जिन छात्रों का भी एग्ज़ाम बचा है और वो उसके लिए तलाश रहे हैं कि हमारा कुछ क्वेश्चंस आ जाए, तो उनको क्या ध्यान देना है वो यहाँ पर ध्यान दें कि उन्हें ये देखना है कि इसने संज्ञा पूछी है, मतलब आपको संज्ञा पे फोकस करना है। आज हो सकता है आज के सेट में उसने व्यक्तिवाचक पूछी, कल के सेट में वो जातिवाचक पूछ सकता है, फिर द्रव्यवाचक पूछ सकता है, भाववाचक पूछ सकता है। तो मतलब आपको पूरी संज्ञा को फोकस करना है। ठीक है, दूसरा ये आया कि जैसे आय का लिंग बताना है, मतलब आय शब्द है ना, आय शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इस तरह का प्रश्न हो सकता है और इसके अलग भी हो सकता है। तो अभी हम यहाँ पर इतना जानेंगे कि मतलब वो उसने लिंग वचन से भी प्रश्न दिया है तो हम उसको भी फोकस करेंगे, हम उसे भी नहीं छोड़ सकते। तो आय का लिंग अगर यहाँ देखें तो आय स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, हम कहते हैं ना आय है, आय होती है, इस तरह से। ठीक, तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। अब जैसे आया है कि ये सफ़ेद घोड़ी में, यहाँ पर सफ़ेद जो शब्द है इसमें विशेषण क्या होगा ये बताना है, विशेषण पूछा गया है। तो हमें पता है घोड़ी शब्द जो है ये तो है संज्ञा, संज्ञा है तो ये क्या हो गया, विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता है। घोड़ी कैसी है, सफ़ेद। ये इसके किसको बता रहा है, रंग को बता रहा है। अब रंग को बता रहा है तो सफ़ेद में फिर हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो हमें इसमें विशेषण समझ में आ जाएगा, ऑप्शन में जो होगा वो देखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या यहाँ से ज्ञान ले सकते हैं, हम ये ज्ञान ले सकते हैं कि विशेषण भी हमसे पूछे जा रहे हैं। तो विशेषण पर आप फोकस करिए। विशेषण से संबंधित तो मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो भी दी है ताकि आप कर सके आसानी से, है ना। उसके बाद कुछ प्रश्न इस तरह से जैसे दिया है कि यह किताब किसकी है और यह घोड़ा अच्छा है, कुछ इस तरह के प्रश्न हैं। और इसमें ये पूछा गया था, जो रेखांकित किया है, कि यह को बताना है कि यह क्या है। अब इसमें ऑप्शन आपका क्या हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं यह अपने आप में एक सर्वनाम है और यह एक विशेषण के स्थान पर रखा हुआ है। तो ये एक सर्वनाम भी हो सकता है और ये एक विशेषण भी हो सकता है। अब मुद्दा उठता है कि आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न किस तरह से आया, उसका ऑप्शन क्या होगा। तो मैं यहाँ पे आपको पहले प्री बता देती हूँ। इस तरह का जो प्रश्न है वो अक्सर एग्जाम में होता है। मान लो अगर ऐसे दिया है कि यह को रेखांकित करके आपसे पूछा गया है कि यह क्या है, और ऑप्शन में आपके अगर लिखा है सर्वनाम, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अगर एक ऑप्शन है सर्वनाम, एक ऑप्शन है सार्वनामिक विशेषण, ठीक, ये दो ऑप्शन हैं और क्या नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम, अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण ये दोनों आए हैं और तब उससे पूछ रहा है कि यह क्या है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा अपना आंसर सार्वनामिक विशेषण ही लगाना। क्यों? क्योंकि वो हमें ये तो पता है कि यह अपने आप में क्या है, एक सर्वनाम है, और सर्वनाम में जब वहाँ पे इस तरह से पूछा जाए तो ये ऊपर में वो विशेषण को फोकस करके पूछता है। क्योंकि वो ऐसे अगर पूछेगा, ऐसा प्रश्न देके कि इसमें रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तब आपका आंसर उस स्थिति में निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रहेगा। ठीक है, जब वो पूछेगा कि इसमें यह कौन सा सर्वनाम है, ठीक। और अगर केवल ये दे दिया कि यह क्या है, तो वो उस समय विशेषण की ही अवस्था में होता है, और क्योंकि यह सर्वनाम है तो इसलिए वो सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में रहता है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो कुछ छात्रों ने बताया कि इस तरह का प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
चलिए, इसके साथ ही और आपका प्रश्न कुछ इस तरह से दिया है, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर आपको वाच्य पूछा गया है कि इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, ऐसा कुछ प्रश्न रहा है इसके इर्द गिर्द। तो अगर हम इस वाक्य की बात करें, अगर मान लो आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आया है कि राम किताब पढ़ता है, तो यह कर्तृवाच्य है, इसके अंदर कोई नहीं। जैसे हम वाच्य की बात करते हैं तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है, और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो आपको ये वाच्य बहुत अच्छी तरह से पता है, मैंने आपको YouTube पे दिया हुआ भी है पहले से, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं उसको। इसके बाद एक प्रश्न और आपका यहाँ पे बनता है कि राम ने सेब खाया, इस तरह का वाक्य है, उसमें आपसे क्रिया पूछी गई है कि क्रिया क्या है। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि जब इसी तरह से दिया है यही वाक्य यदि आपकी परीक्षा में आया और फिर उसमें क्रिया पूछी है, तो ये दिखाता है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के अंदर ही इसने भेद पूछा है इसमें, क्योंकि इसमें इसके अलावा और क्रिया का कोई भेद है ही नहीं। तो ये सकर्मक हो सकता है या अकर्मक, इस तरह के इसके ऑप्शन में होंगे। तो इस वाक्य के अंदर जो खाया क्रिया है वो सकर्मक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने साथ कर्म लिया है, सेब। क्या खाया? सेब खाया। तो सेब कर्म है, कर्म आया है यहाँ पर, तो यह क्रिया जो है वो सकर्मक की श्रेणी में आएगी। और आप लोगों को मैंने सकर्मक और अकर्मक की क्रिया भी अच्छी तरह से समझाई है, तो वो भी आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी तक किसी छात्र ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वाक्य शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न था या नहीं, पर इतना तो होता ही है कि अगर आपके 40 क्वेश्चन हैं तो वाक्य शुद्धिकरण से एक ना एक प्रश्न तो आपका रहता ही रहता है। तो मेरे ख्याल से वाक्य शुद्धिकरण का भी प्रश्न रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारा आता है हिंदी साहित्य की बात करें। अगर हिंदी साहित्य से हमारे जो 4, 5, 6 प्रश्न हैं वो किस तरह से रहेंगे, तो यहाँ पे अब बात करें अलंकार की, रस छंद अलंकार की, तो आपके छंद से भी कुछ प्रश्न बताए गए हैं कि छंद से भी आपके प्रश्न आ रहे हैं और रस से भी आ रहे हैं। और अलंकार में जो कुल मिला के आया है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो अलंकार से आ रहे हैं। जैसे मानवीकरण आपका अलंकार आया है, मानवीकरण अलंकार पूछा गया है, विरोधाभास आपका अलंकार पूछा गया है, अनुप्रास अलंकार। तो ये सारे अलंकार मैंने आप लोगों को कराए हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं, तो आप लोगों ने आसानी से उन सबको कर लिया होगा। इसी तरह से अगला, जैसे अब ये तो थे अलंकार, और इसी क्रम में जब हम बात करते हैं रचना एवं रचनाकार की, तो जो प्रश्न अभी देखने को मिले हैं वो आया है कि जैसे महादेवी वर्मा की रचना दीपशिखा के बारे में पूछा गया है, महादेवी वर्मा की दीपशिखा। अब हम यहाँ पर क्या अंदाजा लगा सकते हैं आगे के प्रश्नों के लिए कि महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में पूछ रहा है, तो इनकी और जो अन्य फेमस रचनाएं हैं हम उनको फोकस कर सकते हैं। इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है, हम इस चीज को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला के बारे में पूछा गया है, तो हरिवंश राय बच्चन की और भी जो रचनाएं हैं हम उन पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि उनके बारे में पूछा जा सकता है। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास पूछा गया है मंगलसूत्र के बारे में, तो ध्यान रखिएगा आने वाली परीक्षाओं में प्रेमचंद का पहला उपन्यास या प्रेमचंद की फेमस कहानियाँ या उनके और भी, जैसे कहते हैं कि वह कौन सा उपन्यास है जिसमें उन्होंने सारी कुरीतियों को एक साथ जिसमें वर्णन किया है। जैसे मैं गोदान की बात कर रही हूँ, तो गोदान आपका आता है, गोदान एक ऐसा उपन्यास है उनका जिसमें उन्होंने सारी कुरीतियों को एक साथ ही दिखाया है। तो ऐसा इस तरह का प्रश्न आ सकता है प्रेमचंद से, तो हम इस चीज़ के बारे में ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे ये समझ में आता है कि जो हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं हमारे हिंदी में, वो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तैयारी की है तो आपको प्रश्न जाने पहचाने लग रहे होंगे और इनमें कुछ भी नया नहीं लग रहा होगा कि कुछ यूनिक है, कुछ नया है। सब सीखा, सब पढ़ा, सब जाना पहचाना आप लोगों को लग रहा है। ठीक है, अगर आप में से फिर भी
किसी छात्र को ऐसा लगता है कि नहीं मैम मुझे तो बहुत टफ लगा है और समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा और आगे क्या होगा, या आप यूपीएसआई के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो मैं कैसे करूँगा, आपको थोड़ी घबराहट या बेचैनी हो रही है, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप हमारी क्लास ले सकते हैं। हिंदी को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तभी तक वो हमारे लिए मुश्किल होती है। जब हम उसको एक बार पढ़ लेते हैं तो वो हमारे लिए आसान हो जाती है। तो आप घर बैठे भी हमारी क्लास ले सकते हैं। और हमारी क्लास को लेने का तरीका क्या है, आपको एप्लीकेशन पर जाना है, एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से डाउनलोड करना है ये सभी आप लोग जानते हैं। प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ पर आपको डालना है हिंदी एकेडमी, जिस पर मेरा फ़ोटो लगा है। हालांकि आप अगर निधि एकेडमी भी डालते हैं तो भी ये हमारा ऐप आ जाता है खुलकर। तो आप देख सकते हैं इसमें सामान्य हिंदी लिखा है। इस ऐप के अंदर जो लोगो है उस लोगो में निधि एकेडमी ही लिखा हुआ है। तो आप कुछ भी डालें, हिंदी एकेडमी या निधि एकेडमी, ये लोगो आप देखकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो फ्रंट इसका इस तरह से आता है। मैंने इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप आराम से इसे देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे आप अंदर आते हैं, सामान्य हिंदी लाइव बैच, आपको सामान्य हिंदी की क्लास लेनी है, लाइव क्लास लेनी है, तो इसमें आप जाइएगा। यहाँ पर लेटेस्ट बैच आपको मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मैम मेरा टाइम थोड़ा ऐसा होता है कि मैं लाइव बैच नहीं ले सकता, पर मुझे सारी क्लास एक साथ दे दो, मैं बाद में पढ़ लूँगा, अपने अनुसार पढ़ लूँगा, तो आप कंप्लीट बैच खरीद सकते हैं। सामान्य हिंदी का कंप्लीट बैच, इसमें आपको कंबाइंड सारे एग्ज़ाम्स के लिए मिल जाएगा, एग्ज़ाम्स के को फोकस करके मिल जाएगा। जैसे आपका लेखपाल का बैच है, अगर आपको लेखपाल की तैयारी करनी है तो उसका बैच मिल जाएगा। आरओ की तैयारी अगर आपको करनी है, जैसे आप में से बहुत सारे छात्रों का अभी आरओ का एग्ज़ाम आने वाला है, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो केवल आरओ को फोकस करके आपकी 20 क्लास वहाँ पर दी हुई हैं। और ये 20 क्लास आप एक दिन में भी पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से पूरा अभ्यास कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बता के दी है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। यानी इसके अंदर कहाँ पर, कंप्लीट बैच के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर आप कहते हैं नहीं मैम ये तो पेड वाली चीज़ें हो गई, हमको तो कुछ फ्री वाला माल बता दो, फ्री वाली चीज़ें बता दो कि हाँ फ्री हम ले सके, तो आप टेस्ट सीरीज़ में जाके दे सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। टेस्ट सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है, सारी टेस्ट सीरीज़ आप यहाँ तैयारी कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे छात्र जिनका अभी एग्ज़ाम यूपीएसआई के लिए नहीं हुआ है, उनको भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे हर दिन आपके लिए एक नया टेस्ट आ रहा है। जब तक आपका एग्ज़ाम होता है यूपीएसआई का, एक टेस्ट आपको यहाँ करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप वो टेस्ट यहाँ जाकर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आपको पुस्तकें लेनी है या ई बुक से आपको पढ़ना है तो आप पाठ्य पुस्तक तथा ई बुक पे जाकर भी हमारी पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।